हेलो बच्चों, आज हम सेट्स से शुरू करेंगे और दिस इज़ ए वेरी बेसिक चैप्टर, बट अगेन इसका यूज़ बाकी चैप्टर्स में आता रहता है, तो इसलिए वी विल स्टार्ट एंड विल गो थ्रू जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ताकि ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज। तो सबसे पहले तो बेसिक थिंग इज़ डेफिनीशन, द कलेक्शन ऑफ well defined objects is called set। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि ऑफ कोर्स मेरे को कोई रूल दिया होना चाहिए, भले वो मैथमेटिक्स में लिखा हो, भले वो लैंग्वेज में लिखा हो। जिस रूल को अप्लाई करके आई शुड बी एबल टू टेल कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस सेट के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेट कंटेनिंग ऑल natural numbers less than 100 which are prime। ठीक है, और दूसरा मान लिया हमने ये बोल दिया सेट कंटेनिंग ऑल हैंडसम क्रिकेटर्स। ठीक है, तो ऑल हैंडसम क्रिकेटर्स ये कोई रूल नहीं हुआ, ये ठीक है, ये कोई रूल नहीं हुआ। ये ऐसा हो सकता है कि कोई भी जिसे बोलते हैं ना कि जिसे बोलते हैं बुरी से बुरी शक्ल वाला बंदा ले आओ, उसकी अगर मदर से पूछेंगे कि ये कि सबसे हैंडसम क्रिकेटर कौन सा है, तो वो प्रॉबेबली अपने बेटे का नाम लेगा, चाहे कैसी भी शक्ल हो उसकी। ठीक है, तो हैंडसम इज़ नॉट ए क्राइटेरिया, वेल डिफाइंड क्राइटेरिया जिससे हम बता पाएंगे हाँ ये हैंडसम है, ये हैंडसम नहीं है। एक बंदे को जो हैंडसम लग सकता है वो दूसरे को नहीं लग सकता है, दूसरे को लगता है यार पागल है। तो दिस इज़ नॉट ए सेट। बट जो हमने बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से लेकर 100 तक, तो उसमें जो प्राइम्स होंगे दैट आई कैन आइडेंटिफाई। मतलब इस वाले सेट में, पहले वाले केस में अगर कोई मेरे से पूछेगा 35 इस सेट के अंदर है, तो आई विल से नहीं है, क्योंकि 35 इज़ नॉट ए प्राइम। अगर कोई मेरे से पूछेगा 1 इस सेट के अंदर है, तो आंसर इज़ नहीं है। 1 ना तो प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है। अगर हमसे पूछे 7 होगा, तो हम बोलेंगे हाँ 7 होगा। तो दिस इज़ ए वेल डिफाइंड सेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेट मतलब वेल डिफाइंड ही होता है। सेकंड टाइप ऑफ सेट्स, उसमें फर्स्ट टाइप हो गया टेबुलर और रोस्टर। ये ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर रिटन इन बिटवीन, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। मतलब कर्ली ब्रेसेस के बीच में सारे एलिमेंट्स लिख दिए। तो फॉर एग्जांपल कैपिटल ए अगर एक सेट है, मान लिया ए हमारा एक सेट है और उसमें ऐसे लिखा है 1 3 7 55, ये ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा टेबुलर, मतलब टेबल की फॉर्म में लिख डाला हमने सब। और या फिर रोस्टर मेथड। सेकंड, ये ठीक है, सेकंड मेथड को हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी, और मतलब ये तो 11th-12th में पढ़ा होगा, सेट बिल्डर मेथड। दिस इज मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। ठीक है, इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा कि यहाँ पे तो एलिमेंट लिखा होगा, ये ठीक है, जनरल एलिमेंट, और यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी लिखा होगा विच इज satisfied by it। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट डॉट की बजाय एक लाइन भी हो सकती है, वर्टिकल लाइन।
क्या मतलब है इसका? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लिया मैंने ऐसे लिखा x और डॉट डॉट एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस सेट के अंदर इस तरह के सारे एलिमेंट हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। तो ऑफ कोर्स ये हो गया हमारा सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। अगर हम इसको लिखेंगे तो टेबुलर मेथड में कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 को कौन सेटिस्फाई करेगा? प्लस माइनस 4, तो -4 हो गया एंड 4 हो गया, ठीक है। या फिर हमने लिख दिया कि 3x यहाँ पे लाइन खींचा, 2x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, ये माने लिखा हुआ। मतलब इसने क्या बोला, इस सेट के अंदर इस तरह के सारे एलिमेंट्स हैं 3x टाइप के, सच दैट कि जो 2x है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, और x जो है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो अगर x लेस देन और इक्वल्स टू 10 है तो 2x क्या हो जाएगा? एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए 1 और लेस देन और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20। तो उसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? अगर 2x को नेचुरल नंबर होना है तो ऑफ कोर्स x अगर नेचुरल नंबर हुआ तो उसका डबल भी नेचुरल नंबर होगा, बट अगर x मानिए 3.5 हुआ तो 3.5 का डबल भी इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है? इसको अगर मैंने लिखा टेबुलर मेथड में तो ये ऐसे आ जाएगा, हाफ 1 और 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, ऐसे करते करते फिर 19/2 एंड 20/2 इज 10। ये सेट लिखा हुआ है, सॉरी ये तो हमारी हो गई x की वैल्यू, ये ठीक है, ये सेट ये नहीं हो जाएगा, ये ठीक है। इसने तो क्या बोला है, ये x उठा सकते हैं क्योंकि ये इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, बट इस सेट के अंदर इसका 3 गुना है, तो 3 गुना है तो 3, 3, 9/2, 6। हाँ तो अब दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है, एक बार दोबारा सुन लिया। इस सेट के अंदर 3x टाइप सारे एलिमेंट है, वेल एंड गुड। तो x क्या है उसमें? जो x इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। क्या प्रॉपर्टी है? x एक तो लेस देन इक्वल टू 10 रहना चाहिए, पहली बात, और जो 2x है वो नेचुरल नंबर रहना चाहिए, ठीक है। तो 2x को अगर नेचुरल नंबर रहना है, मतलब 2x अगर नेचुरल नंबर है तो x क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर बाई 2। तो नेचुरल नंबर बाई 2 का मतलब क्या है? हाफ, 1 और 3/2, इस तरह की चीज़ें होंगी। और दूसरा कंडीशन क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशंस को मिला के x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ, 1, 3/2 से लेके 19/2 एंड 20/2 इज 10। ये x की वैल्यू है, बट इस सेट के अंदर 3x है, तो जो यहाँ पे एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 3/2, 3, फिर 9/2, ये 3 है, ये बेसिकली 6/2 है, ये 9/2 है, फिर उससे अगला कितना आ जाएगा? 12/2, 12/2 मतलब 6, फिर उससे अगला 15/2, ऐसे करके एलिमेंट आ जाए, और इसका 57/2 एंड इसका 60/2। तो ये इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लिया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। सेकंड x इज ए प्राइम नंबर एंड x स्क्वायर इज इवन। तो ये किस तरह का सेट हो गया? x एक प्राइम नंबर है तो एक्स स्क्वायर इवन है, एक्स स्क्वायर अगर इवन है तो x भी इवन होना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये जो दो कंडीशंस लिखा है उसके हिसाब से x इवन प्राइम हो गया, और इवन प्राइम तो केवल एक ही नंबर होता है, 2।
तो उसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली 2 लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। थर्ड हम ऐसे बोलते हैं 1/x वेयर x इज़ ए नेचुरल नंबर। ये ठीक है, केवल ऐसे लिख के छोड़ दिया। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा? नेचुरल नंबर लो तो 1 2 3 4 5, तो 1 का रेसिप्रोकल, 2 का रेसिप्रोकल, 3 का रेसिप्रोकल, 4 का रेसिप्रोकल। अगर हम 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे तो उसका रेसिप्रोकल कम होता चला जाएगा। तो अगर इसको हम लिस्ट करें तो इस सेट के अंदर सारे नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया, 2 का रेसिप्रोकल, 3 का रेसिप्रोकल, 4 का रेसिप्रोकल एंड सो ऑन। ये ठीक है। सेट में यूजली हम क्या करते हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ लिखते हैं यूजली। ठीक है। फिर सेट में हम कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं लिखते हैं, मतलब हम ऐसे नहीं लिख सकते सेट के अंदर 1,1,2 2 बार 1 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही बार 1 लिखते हैं। तो इसलिए मैंने ये उल्टा लिखा है। ये इधर कहाँ तक जाएगा? ऐसा नहीं है -∞ तक जाएगा। ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही होगा, तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, तो ये इधर 0 की तरफ अप्रोच करेगा और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। तो आई होप हमें काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि रोस्टर मेथड क्या है और प्रॉपर्टी मेथड क्या है। ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो नोट 1, यूजली वी राइट एलिमेंट्स इन रोस्टर मेथड फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। फिर नोट 2 क्या है? वी डू नॉट रिपीट एन एलिमेंट रिटन इन सेट। तो अगर मान लें कोई ऐसे बोले कि 1 1 3 5, तो दैट सिंपली मीन्स 1 3 5। मेरे को 2 बार 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट 3, अगेन यूजली set are denoted by capital letter and its elements are denoted by small letters। ठीक है। ओके, टर्म्स रिलेटेड टू सेट्स, उसमें फर्स्ट टर्म हो गया फाइनाइट सेट। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इसमें इतना कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी फाइनाइट। सेकेंड हो गया इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोर्स इनफाइनाइट हो गया। थर्ड हो गया कार्डिनल नंबर। ये क्या होता है? इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो ऑफ कोर्स वो फाइनाइट ही सेट हो गया। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है कि उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, and for set A it is denoted as NA। तो NA का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ए लिखा एक्स, एक्स इज़ ए रैशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट सेट। रैशनल नंबर तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है। बी, अगर हमने बोला कि x एंड x इज एन इवन प्राइम नंबर, तो ऑफ कोर्स इवन प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, केवल एक ही एलिमेंट है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, फाइनाइट सेट, पहली बात। और इस वाले केस में एलिमेंट्स कितने हैं, 1 है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी, ये ठीक है, कितना हो जाएगा, 1। तो फर्स्ट, सेकंड, ठीक है। थर्ड अगर हम लिख दिया सी, जहाँ पे एक्स स्क्वायर है एंड एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स क्यूब इज लेस देन और इक्वल्स टू 100, ठीक है, ये लिखा है। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी मेथड। अब इसको अगर हम टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करें तो उसने क्या बोला कि पहली बार तो x नेचुरल नंबर है, ठीक है। दूसरी बार एक्स क्यूब 100 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, जिनका क्यूब 100 या उससे छोटा होगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है, 125। 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है, 64। तो बस 4 तक ही जा सकते हैं, ठीक है। तो x मतलब इन दोनों को सॉल्व करके अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और क्यूब 100 से छोटा भी होना चाहिए, तो x का वैल्यू केवल 1 2 3 4 आएगा। बट इस सेट के अंदर x नहीं है, उसका स्क्वायर है, तो वो आ जाएगा 1 4 9 16। ये हमारा टेबुलर मेथड से लिखा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इज इट ए फाइनाइट सेट, यस इट इज ए फाइनाइट सेट, ठीक है। दूसरा चीज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट आर 4, ये हो गया। दिस विल बी द आंसर। कार्डिनल नंबर बोलते हैं या फिर इसको कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट। उसके बाद क्या चल रहा था हमारा, टर्म्स रिलेटेड टू सेट में 3 नंबर हो गया। तो आगे चलते हैं। फोर्थ इज इक्वल एंड इक्वलेंट सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट implies exactly same, ये ठीक है, मतलब सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो अगर हमने बोला कि फॉर एग्जांपल ए हो गया 1 2 3, बी हो गया 1 1 2 3, तो ये तो 1 1 ऐसे रिपीट करके लिखते नहीं, मैंने तो ऐसे लिख दिया। तो ए और बी इक्वल सेट्स है, क्योंकि दिस इज अगेन 1 2 3, ठीक है। सी अगर हम बोल दें कि x वेयर x इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 12, ठीक है। x नेचुरल नंबर है एंड एक्स स्क्वायर 12 से छोटा है, तो नेचुरल नंबर 1 है, उसका स्क्वायर 12 से छोटा है, हाँ, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, वो भी छोटा है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो वो तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये तो जो प्रॉपर्टी मेथड से लिखा हुआ है, इसने क्या बोला, इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं सारे x कि x नेचुरल नंबर है और एक्स स्क्वायर 12 से छोटा होना चाहिए, तो अल्टीमेटली तो ये भी 1 2 3 ही लिखा है, ठीक है। तो इन दिस केस ऑल 3
sets A, B, C are equal sets। ठीक है, अगर इक्वल ये है तो इक्वलेंट किसको बोलते हैं? उसका मतलब क्या है? हैविंग सेम कार्डिनल नंबर। ये ठीक है, उसका मतलब क्या? एलिमेंट सेम नहीं है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। ये ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जब हमने बोला कि दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो फाइनाइट सेट ही होना चाहिए। ठीक है, तो इट विल बी ए फाइनाइट सेट। हम ये नहीं बोल सकते दो इन्फिनिटी बराबर है। ठीक है, तो अगर मान लिया ए के अंदर है 1 to 5 एंड बी के अंदर है 1 to 7, तो ए एंड बी आर इक्वलेंट सेट्स बट आर नॉट equal sets, but are not equal sets। ये हो गया फोर्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या है? element of a set if element alpha is present in set A, then अगर मैंने बोला कि एलिमेंट अल्फा सेट ए के अंदर है तो उसको हम ऐसे बोलते हैं कि अल्फा बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है? बिलोंग्स टू ए। बस ए के अंदर है तो ये हो जाएगा। एंड ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लिया एक सेट है, उसके अंदर ऐसे लिखा है अल्फा बीटा डेल्टा। ठीक है, तो इस वाले केस में अगर मैंने बोला अल्फा बिलोंग्स टू ए, सही है, बीटा बिलोंग्स टू ए, सही है, गामा बिलोंग्स टू ए, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है क्योंकि गामा तो कोई है ही नहीं। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं कि गामा डज नॉट बिलोंग्स टू ए। गामा does not belongs to A। तो identify correct statement। Question first, if A is equals to B and Na is मतलब number of element in A is finite, then alpha belonging to A implies alpha belonging to B। आंसर क्या है? अगर A और B इक्वल सेट है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज फाइनाइट, तो इक्वल सेट होने का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट पहले सेट में होगा वो दूसरे में भी होगा। तो अगर अल्फ़ा ए में है तो अल्फ़ा बी में भी होगा, तो आंसर ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, दूसरा, इफ ए एंड बी आर इक्वलेंट सेट्स then number of elements in A बराबर number of elements in B given both are finite sets।
तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। इक्वलेंट सेट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर नंबर इक्वल हो। थर्ड, इफ अल्फा बिलोंगिंग टू ए implies अल्फा बिलोंगिंग टू बी एंड बीटा बिलोंगिंग टू बी implies बीटा बिलोंगिंग टू ए for all alpha comma beta, then A is equals to B. Solution true. अल्फा बिलोंगिंग टू ए इम्प्लाइज अल्फा बिलोंगिंग टू बी, मतलब ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो बी के अंदर भी है, एंड बीटा बिलोंगिंग टू बी इम्प्लाइज बीटा बिलोंगिंग टू ए, मतलब जो एलिमेंट बी के अंदर है वो ए के अंदर भी है, तो किसी में भी कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बचेगा ही नहीं। अगर दोनों में से किसी में भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, सेम एलिमेंट है, तो दोनों मतलब इक्वल सेट हो गए। दोनों क्या हो गए? इक्वल सेट्स। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स। फर्स्ट, एम्प्टी और नल और वॉइड सेट, मतलब क्या होगा? ऑफ कोर्स हैविंग नो एलिमेंट, हैविंग नो एलिमेंट। दूसरा, डिनोटेड बाय फाई और दिस। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड टर्म इज सिंगलटन, उसका मतलब क्या होगा? हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, मतलब सबसे पहले तो हम ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट विल बी 1। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स set of even prime is singleton set। ये सिंगलटन सेट है क्योंकि इवन प्राइम एक ही होता है, बस 2, तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा 2, इसलिए ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट। फिर आगे थर्ड पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सेट। कॉन्टिन्यूअस सेट का मतलब क्या होता है? इंटरवल। ठीक है, अब इंटरवल में ऐसे 2 साइन देखा होगा कि ए से लेके बी तक, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। दिस मीन्स ए इज इंक्लूडेड इन द सेट। ये ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओपन ब्रैकेट। means B is not the part of the set। ये ठीक है, B सेट का पार्ट नहीं है, तो इस सेट के अंदर कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स
between A and B on the number line including A। ये ठीक है, एक तो हमें ये समझना चाहिए कि जब मैंने ये बोला कि A और B के बीच के सारे एलिमेंट है, तो A और B के बीच में A नहीं आता, ये समझ आता है। तो A मेरे को अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसे कुछ बच्चों की मतलब हैबिट ये होता है, इसको वैसे पढ़ेंगे, ऑल एलिमेंट्स बिटवीन A एंड B एक्सक्लूडिंग B। A एंड B के बीच में B आएगा ही नहीं, तो उसको एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं? उसको एक्सक्लूड करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अगर इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना होगा A से लेके B तक, ये ठीक है। मान लिया ये सेट A है, कैपिटल A, तो A को हमने इंक्लूड कर लिया फिल्ड ब्रैकेट से और B को हमने एक्सक्लूड कर दिया ओपन ब्रैकेट से, तो दिस इज A, ठीक है। डिस्क्रीट सेट का मतलब क्या है कि ऐसे अलग अलग वैल्यू लिखी है, 1 2 5 ऐसे करके, ठीक है। इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूस वैल्यूज है, तो इसके अंदर देयर विल बी इनफाइनाइट एलिमेंट्स, देयर विल बी इनफाइनाइट एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब इसी की लाइन पे अगर मान लिया ऐसे करके लिखा हो कि 3 to 7, ये मान लिया B है, तो उसका मतलब क्या होगा, नंबर लाइन पे 3 से लेके 7 तक सारे एलिमेंट, और 3 और 7 पे ओपन ब्रैकेट ओपन सर्कल लगा दिया, उसका मतलब क्या है, 3 and 7 आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस सेट, ये ठीक है। C मान लिया हमने बोल दिया कि 3 क्लोज्ड से 7 क्लोज्ड, तो 3 भी इंक्लूडेड है फील्ड सर्कल, 7 भी इंक्लूडेड है फील्ड सर्कल, ये हमारा हो गया C, ठीक है। और मान लिया D हमने बोल दिया 3 से 7, तो देखो इसमें 3 में हमने ये जो क्लोज्ड ब्रैकेट लगाया, ये वैसे रेयरली कहीं यूज़ होगा, हार्डली यू विल फाइंड इन एनी बुक, बट फिर भी बाई चांस किसी बुक में लिखा हो तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इज एज गुड एज दिस ओपन ब्रैकेट। अगर हमने इसका डायरेक्शन पलट दिया, तो जैसे अगर हमने इधर लगाया तो उसका मतलब 3 इंक्लूड है, उल्टा डायरेक्शन कर दिया तो ओपन ब्रैकेट हो गया। मतलब इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ नथिंग बट 3 से 7 दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो 3 ओपन एंड 7 क्लोज्ड, D का मतलब ये हो गया। दिस यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट। फर्स्ट, सबसेट एंड superset. If all elements of A are present in B, then set A of set A are present in set B, then A is called सबसेट ऑफ B, ये ठीक है, और B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A, ठीक है। तो सबसेट का मतलब क्या है, कोई भी एक सेट दे रखा है, उसमें से हमने कुछ एलिमेंट उठा लिए तो एक नया सेट बना लिया, वो जो नया सेट है वो उसका सबसेट हो गया, ठीक है। अब उठाने के लिए हम सारे एलिमेंट भी उठा सकते हैं और कुछ छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, ये ठीक है, दिस कैन बी
denoted as this. इसको पढ़ते हुए कैसे हैं? is read as A is subset of B. A is a subset of B. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने A के अंदर लिया 1 2 3 4 और B के अंदर मान लिया 1 3 7, C के अंदर लिया मान लिया केवल 1 और D के अंदर लिया मान लिया 1 and 7. ठीक है, तो इसमें इसके लिए A इज़ ए सबसेट ऑफ B. क्या A इज़ ए सबसेट ऑफ B का मतलब है A के सारे एलिमेंट B के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए. तो 1 2 3 4 क्या B में प्रेजेंट है? ऑफ कोर्स नहीं, तो ये गलत है. B इज़ ए सबसेट ऑफ A. क्या ये सही है? तो B के जितनी भी एलिमेंट है 1 3 7 वो A में प्रेजेंट होने चाहिए. तो 1 है हाँ, 3 है हाँ, 7 है नहीं, तो ये भी गलत है. मतलब ऐसा नहीं कि जो बड़ा सेट होगा जिसमें ज़्यादा एलिमेंट होंगे वो सुपर सेट होगा, नहीं, बड़ा होना काफ़ी नहीं है, सारे एलिमेंट भी प्रेजेंट होने चाहिए. फिर C के अंदर A के लिए एलिमेंट है 1, वो B में भी प्रेजेंट है और A में भी प्रेजेंट है, तो C इज़ ए सबसेट ऑफ A, ये भी सही है. C इज़ ए सबसेट ऑफ B, ये भी सही है. D के अंदर 1 और 7 है. D क्या C का सबसेट है? नहीं. D क्या B का सबसेट है? तो इसके अंदर 1 7 है और यहाँ पे भी 1 7 है, तो आंसर इज हाँ. और मान लिया अगर हम एक एलिमेंट नहीं, एक सेट मान लिया E ऐसे और लिख दें 1,7, तो D और E तो बेसिकली सेम सेट ही हो गए. तो अगर मैंने बोला कि E इज़ ए सबसेट ऑफ D, D इज़ ए सबसेट ऑफ E और E इज़ ए सबसेट ऑफ B और B इज़ ए सबसेट ऑफ E, तो सोचो एक मिनट के लिए कि इसमें कौन कौन सा सही है. E इज़ ए सबसेट ऑफ D. क्या E वाले एलिमेंट D के अंदर प्रेजेंट हैं? आंसर इज़ हाँ, तो ये सही है. क्या D वाले सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है? ये भी सही है. E वाले सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है? हाँ. B वाले सारे एलिमेंट E में प्रेजेंट है. B के अंदर 1 3 7 है, तो इसमें 1 और 7 तो है, 3 तो है नहीं, तो दिस इज नॉट करेक्ट. ये हो गया. ठीक है, तो एक तो नोट, A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A इम्प्लाइज A बराबर B. अगर A B का सबसेट हो जाए एंड B A का सबसेट हो जाए तो उसका मतलब क्या है कि A एंड B सेम सेट है. ठीक है, फर्स्ट. सेकंड, इफ X belonging to A implies X belonging to B for all X belonging to A, then A is a सबसेट ऑफ B. मतलब अगर X एक एलिमेंट है A के अंदर, ठीक है, कोई भी एलिमेंट उठाया हमने A के अंदर, इफ़ इट इम्प्लाइज के दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन B, तो ऑफकोर्स A के सारे एलिमेंट B के अंदर आ गए, तो जो A है वो B का सबसेट हो गया. तो A जो है वो B का सबसेट हो गया. बस. नेक्स्ट इज प्रॉपर सबसेट. If all elements of set A are present in set B and B
हैज़ at least one extra element, then A is called proper subset of B। प्रॉपर का मतलब ये इस तरह की चीज़ होगी जैसे लेस देन इक्वल्स टू एंड लेस देन वाली चीज़ होगी। लेस देन इक्वल्स टू का मतलब क्या है कि दोनों रास्ते खुले हैं, कि अगर वो छोटा है पहले वाला नंबर दूसरे से तो भी चलेगा, बराबर है तो भी चलेगा। तो ऐसे ही सबसेट, अगर मैंने बोला ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए बस, उसके बाद बी में एक्स्ट्रा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर दोनों सेट बराबर हैं तब भी हम एक को दूसरे का सबसेट बोल सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला कि ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ए के सारे एलिमेंट तो बी के अंदर होने ही चाहिए, प्लस बी में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। ठीक है। एंड ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इट इज डिनोटेड एज ए इज ए सबसेट ऑफ। प्रॉपर सबसेट के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं, और सबसेट के लिए नीचे एक लाइन भी लगा दिया, मतलब इक्वल्स टू भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर मान लिया ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी के अंदर एलिमेंट है 1। ठीक है। अगर मैं लिखा ए इज ए सबसेट ऑफ बी तो गलत है, ए के अंदर जो 1 2 3 है वो बी में तो है ही नहीं। अगर मैंने लिखा बी इज ए सबसेट ऑफ ए तो ये सही है, क्योंकि बी के अंदर जो एलिमेंट है वो ए के अंदर प्रेजेंट है, बस यही कंडीशन है। ठीक है। अगर मैंने बोला बी इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए तो भी सही है, क्योंकि बी के अंदर एक एलिमेंट है 1, वो ए के अंदर प्रेजेंट है, एंड ए में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो बस ये भी सही। ठीक है। और अगर इसी में मान लिया हमने एक सेट लिया डी, दैट इज़ 1 2 3, तो D इज़ ए सबसेट ऑफ A सही है, A इज़ ए सबसेट ऑफ D सही है, A इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ D ये गलत है। क्योंकि A इज़ ए प्रॉपर सबसेट कैसे बोलेंगे, A के सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, वो तो हैं, बट कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा तो कोई नहीं है, इसलिए ये सही नहीं है। ठीक है। तो नोट, इफ x बिलोंगिंग टू A implies x बिलोंगिंग टू B, ये ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A एंड, मतलब पहली लाइन से तो क्या चीज़ प्रूव हो गया कि ए बी का सबसेट है। अगर मैं केवल इतना ही लिख के छोड़ दूं कि जो भी एलिमेंट ए में प्रेजेंट है वो बी में भी प्रेजेंट है, तो उसका मतलब तो क्या हो गया कि ए बी का सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट के लिए मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, बी में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, एंड देयर एग्जिस्ट ए वाई बिलोंगिंग टू बी सच दैट वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, then A is called proper subset of B and it can be written as A is a proper subset of B। ये हो गया। ठीक है। अब देखो एक छोटा सा चीज़ है एनसीईआरटी में नोट। ठीक है। एनसीईआरटी वाले में क्या होगा, वो प्रॉपर सबसेट जैसा कुछ चीज़ डिफाइन नहीं करते।
ठीक है, तो फॉर जेई एडवांस, एंड बुक्स में भी यही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट मतलब ऐसे, और NCERT या मेन में सबसेट को हम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे, और प्रॉपर सबसेट जैसी कोई चीज़ नहीं, मतलब ऐसे डिनोट नहीं करेंगे, दैट इज देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखें। तो NCERT के अंदर अगर ये वाला साइन लगाए तो वो बेसिकली हमारा यूजुअल ये साइन है, मतलब वो केवल सबसेट का साइन है। वो दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गया, मतलब फॉर जेई एडवांस एंड फॉर अस दोनों विल फॉलो दिस नोट 1। ठीक है, नोट 2 क्या है, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। फिर नोट 3, if for a set capital A number of elements in A बराबर n1, then number of subsets of capital A is equals to 2 raised to power n1। मतलब एक सेट के हम कितने सबसेट बना सकते हैं, वो कितना है, 2 रेज़ टू पावर n1। तो क्वेश्चन 1, इफ A इज इक्वल्स टू 1 to 7 देन फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ A। इसमें ये नहीं बोला कि कितने सबसेट बनेंगे, इसमें बोला सारी सबसेट निकालो। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सबसेट्स ऑफ ए। वैसे देखो 3 एलिमेंट है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 2 क्यूब मतलब टोटल 8 बनेंगे। अब वही 8 सेट जो हैं वो मेरे को लिस्ट करना है, विच आर सबसेट्स ऑफ ए। कैसे लिस्ट करेंगे, सबसे पहले तो 5 आ गया। ठीक है, पहले तो क्या आ गया, 5, ये तो सभी का सबसेट होगा। ये तो वो गया जब हमने एक भी एलिमेंट नहीं लिया। फिर हमने बोला कि अगर एग्जैक्टली एक एलिमेंट लिया तो वो एग्जैक्टली एक एलिमेंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है एंड 7 भी हो सकता है। तो ये वो कंप्लीट हो गई हमारी लिस्ट, जब जिसमें केवल एग्जैक्टली एक एलिमेंट यूज़ किया है। फिर अगर हमने एग्जैक्टली 2 एलिमेंट लिया है, वो वाले लिस्ट किए पहले 2, ये ठीक है, 1 और 7 एंड 2 और 7, ये वो एलिमेंट हो गए जिसमें हमने 2 लिए हैं। फिर हमने वो लिया जिसमें तीनों लिए हैं, तो 1 to 7। नाउ यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो फॉर्मूला है वो इसी को गिन के बता रहा है कि कितने सबसेट होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 2, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए which is defined as
2x, x is a natural number, x square is less than or equals to 100 and x by 3 is a natural number. ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मतलब ये तो प्रॉपर्टी मेथड में दे रखा है कि ट्वाइस ऑफ x इस सेट के अंदर होगा जिसमें x नेचुरल नंबर होना चाहिए, पहली बात x बाई 3 भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सीधा सा मतलब है x बाई 3 मतलब x को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो उसका मतलब तो ये है, अच्छा x को अगर 3 से डिवाइड करके नेचुरल नंबर आ रहा है तो x तो खुद नेचुरल नंबर हो ही गया अपने आप, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये तो फालतू लिखा है ये, ठीक है। x बाई 3 अगर नेचुरल नंबर है तो x तो अपने आप ही नेचुरल नंबर हो जाएगा, वो तो 3 गुना हो जाएगा उस नेचुरल नंबर का जो भी x बाई 3 है। एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 100 है तो x की वैल्यू 10 तक जा सकती है। x बाई 3 नेचुरल नंबर है तो उसका मतलब क्या है कि x 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो x बाई 3 नेचुरल नंबर है, दिस इम्प्लाइज x मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 3, ये ठीक है, एंड नेचुरल नंबर, ये ठीक है। अच्छा ऑफकोर्स मल्टीपल ऑफ 3 बोला है तो नेचुरल नंबर मतलब इंटीजर ही होगा, तो नेगेटिव इंटीजर हमें नहीं लेना, केवल नेचुरल नंबर। एंड एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 100 मीन्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10 हो गया। तो इन दोनों से क्या होगा, 3 का मल्टीपल और लेस देन इक्वल्स टू 10, तो x का वैल्यू ऑफ कोर्स 3, 6, 9 यही आ सकता है। बट उस सेट में जो भी सेट A दे रखा है उसमें इनका 2 गुना है। वैसे तो हमें केवल नंबर से ही मतलब है, कितने नंबर आएंगे वहीं से कैलकुलेट हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट। मेरे को एग्जैक्ट एलिमेंट जानने की ज़रूरत ही नहीं है, बट ठीक है 6, 12, 18। सो दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A बराबर 2 क्यूब बराबर 8, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कितने नोट हो गए थे, नोट 3, नोट 4, नोट 4 क्या है, दिस इज नल सेट, ये ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। केवल कर्ली ब्रेसेस लगा दिए तो ये भी नल सेट है, ये भी चलेगा। बट कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये लगा दिया, ये ठीक है, दिस इज नॉट नल सेट, ये ठीक है। दिस इज सिंगलटन सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट नल सेट है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। ठीक है, फिर नोट 5, देयर इज समथिंग कॉल्ड पावर सेट of set A is denoted as PA and is a set containing all subsets of A as its एलिमेंट्स। मतलब पावर सेट का मतलब क्या है कि ए के जितने, एक सेट, पहली बार तो किसी सेट का पावर सेट होगा, तो सेट का पावर सेट का मतलब क्या है, मैंने बोला कि सेट ए का पावर सेट, तो ए के जितने भी सबसेट आएंगे, सबसेट तो बेसिकली सेट आएंगे,
ये ठीक है, उन सेट को ऑब्जेक्ट मान के उनको हमने एक सेट के अंदर रखा, तब जो सेट आएगा दैट विल बी कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो क्लियरली if number of elements in A is equals to n1, then number of elements in power set of A will be 2 raised to power n1. As simple as this. ठीक है। Question: if A is equals to 3 7, then write PA, मतलब पावर सेट ऑफ ए। तो सॉल्यूशन देखो, PA लिखने का मतलब क्या है कि PA एक सेट है, यहाँ नंबर कुछ नहीं पूछा रहा है, ये ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। ये तो एक नंबर हो गया, बट ये तो क्या हो गया, ये 2 raised to power n इज बेसिकली कार्डिनैलिटी ऑफ PA, मतलब इसके आगे n भी लिखेंगे, यहाँ पे तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे इसके आगे सेंटेंस लिखा है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PA ऐसे लिखा है। ये ऐसे थोड़ा लिखा है PA बराबर 2 raised to power n, ऐसे थोड़ा लिखा है, ये तो लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PA इज दिस, ठीक है। तो इसको अगर और रिफाइन करना चाहो, रिफाइन नहीं मतलब सही तो ये भी लिखा है, तो दिस इज 2 raised to power n, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बोला है, उसने बोला पावर सेट ही लिखो। तो A अगर 3,7 है तो इसके सबसेट्स लिखे, तो एक सबसेट तो 5 आ जाएगा, फिर एक जिसमें केवल एक एलिमेंट आए तो ऐसे ये आ जाएंगे, फिर एक जिसमें 2 एलिमेंट आ जाए तो वो ये आ जाएगा। अब इसका भी जो सेट होगा दैट विल बी पावर सेट ऑफ ए के सारे सबसेट हमने लिस्ट किए, उन सबसेट्स को एलिमेंट्स मान के हमने एक सेट और बना दिया, वो जो सेट आएगा दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो ऑफ कोर्स ए के अंदर अगर 2 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 4, ठीक है। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, लेट number of elements in A is 5, then find number of elements in P of PA। सही है। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A अगर 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट विल बी 2 raised to power 5, दैट इज 32। ये ठीक है। अब इसको 1 मिनट के लिए मैंने B बोल दिया से, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B बराबर 32। तो इसी फॉर्मूले से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ B विल बी 2 raised to power 32, और पावर सेट ऑफ B क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ B क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ B, और B किसको बोला है, पावर सेट ऑफ A, तो दैट इज 2 raised to power 32। ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं, और बहुत सारे बच्चों को इसमें बिलोंग्स टू और सबसेट में कुछ दिक्कत होती है समझने में, तो एक एग्जांपल वैसा करते हैं। ये एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है कि इफ़ एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ए सेट, तो वो उसके लिए तो हम ये यूज़ करेंगे। और सबसेट का मतलब क्या है कि अगर एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो दूसरे सेट में भी प्रेजेंट हैं, तो फिर वो हम सबसेट वाली चीज़ यूज़ करते हैं। फिर पहला सेट विल बी द सबसेट ऑफ अदर। तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, लेट ए इज मान लिया 5, देन फाइंड B, दैट इज P ऑफ A। तो सॉल्यूशन, A के अंदर अगर 5 है तो पावर सेट ऑफ A कितना हो जाएगा,
इसके जो भी सबसेट हैं तो एक तो नल सेट हो जाएगा और एक ये 5 हो जाएगा, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि जो पावर सेट ऑफ ए है उसके अंदर ये दो एलिमेंट हो गए, तो जो इसका पावर सेट होगा दिस इम्प्लाइज पावर सेट एंड पावर सेट ऑफ ए, उसके अंदर 4 एलिमेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा 5, ठीक है। मतलब 2 कर्ली ब्रेसेस लगाओ और उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो जो अंदर वाला सेट है उसके सबसेट्स आएंगे। तो इसका सबसेट एक तो 5 खुद ही हो गया, दूसरा जिसके अंदर 1 एलिमेंट हो तो या तो केवल ये एलिमेंट हो 5, या फिर केवल ये वाला एलिमेंट हो दैट इज 5, ठीक है। या फिर दोनों एलिमेंट हो, तो दोनों एलिमेंट का मतलब है कि ये पूरे का पूरा सेट ऐसे उठा के रख दिया एंड दैट विल बी ये। तो उसका मतलब क्या है कि जो बी सेट हो गया उसके अंदर क्या हो जाएगा नल सेट। अब 5 लिखो या ऐसे लिखो, एक तो ये हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एंड फोर्थ क्या हो जाएगा ये। ऐसे करके 1 2 3 4 ये एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं क्वेश्चन ट्रू फॉल्स, इसको 1 बोल दिया फॉर 2, फॉर क्वेश्चन 1 फर्स्ट 5 is an element of B, second 5 is a subset of B, third 5 is a proper subset of B, 5 is an element of B, fifth 5 is a subset of B, सिक्स्थ कि 5 is an element of B, seventh 5 is a subset of B, eighth is a subset of B, ninth is an element of B, 10th is an element of B and तो 3 is a subset of B, 11th। पहले तो चलो इसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर एलिमेंट हमने देखा कि बिलोंग्स टू लिखा है तो एलिमेंट होगा, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है जैसे बी सेट की बात करें तो बी सेट में कॉमा लगा के लिखा हुआ है 4 एलिमेंट, ठीक है। तो अगर बिलोंग्स टू है तो मैं सीधा सीधा मैच करूँगी उन 4 में से कोई एलिमेंट है या नहीं है। तो जैसे पहले वाले केस में 5 आया तो 5 बेसिकली ये लिखा हुआ है तो ये एलिमेंट है, हाँ तो सही है, ठीक है। सेकेंड में लिखा है 5 इज़ ए सबसेट ऑफ बी, तो 5 इज़ ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये भी सही है। 5 इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये भी सही है क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट एक्स्ट्रा है, कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। फिर इसने बोला कि ये एक सेट है जिस सेट के अंदर 5 है, क्या ये एज एन एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। तो बी के अंदर हम देखेंगे 2 कॉमा के बीच में ये प्रेजेंट है, तो बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर हमने क्या बोला कि क्या ये इसका सबसेट है, ये एक सेट है, क्या ये बी का सबसेट है, तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है दैट एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन बी एज एन एलिमेंट। तो इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर 5 है और ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 इसके अंदर एज एन एलिमेंट प्रेजेंट है, तो सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, क्या ये बिलोंग्स टू बी का मतलब है बी का एलिमेंट है, तो ये किसी 2 कॉमा के बीच में लिखा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ब्रैकेट लिखे, तो ये पहला गलत हो गया। फिर 5 ये इज़ ए सबसेट ऑफ बी, उसका मतलब क्या है
कि इस लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक सेट है, सबसेट होगा तो दोनों तरफ सेट होगा, अगर बिलोंग्स टू होगा तो लेफ्ट पे एलिमेंट होगा, राइट पे सेट होगा। तो इसमें जैसे ये एज एन एलिमेंट हमें सर्च करना है, ये एज ए सेट सर्च करना है। तो सेट का मतलब क्या है, ब्रैकेट हटाओ, 5 आया, 5 एज एन एलिमेंट बी में होना चाहिए। अब बी में 5 तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये भी गलत है। यहाँ पे सबसेट लिखा है तो बाहर वाले ब्रेसेस को हटा के जो अंदर आया वो एज एन एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो केवल 5 कर्ली ब्रेसेस के अंदर एज एन एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं, तो ये भी गलत है। फिर दिस एज एन एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन बी, दिस बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या है कि 2 कॉमा के बीच में ये लिखा होना चाहिए, तो ये लिखा है, हाँ एग्जैक्टली ये लिखा है, तो इसलिए दिस इज करेक्ट। फिर ये लिखा है क्या, तो ये तो कहीं नहीं लिखा, गलत है। फिर अगर ये सबसेट की बात कर रहा है तो पहले वाले ब्रैकेट को हटा दो, ये एज एन एलिमेंट ये प्रेजेंट है, तो इसलिए दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, बस इतना काफ़ी है। अब आगे चलते हैं। वेन डायग्राम, ये ठीक है। वेन डायग्राम क्या है, कुछ भी नहीं है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है, ठीक है। तो अगर ए, अच्छा उससे भी पहले चलो ये लिख लेते हैं, नोट, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, इज ए सेट विच कंटेन्स ऑल possible elements under given concern, ये ठीक है, या अंडर गिवन कॉन्टेक्स्ट। मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि जिस भी कॉन्टेक्स्ट की बात चली उसमें सारे एलिमेंट्स का जो सेट है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब वेन डायग्राम का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट को हम यूजुअली किससे डिनोट करते हैं, एक रेक्टेंगल से, और उस रेक्टेंगल के अंदर सर्कल से वी विल डिनोट डिफरेंट सेट्स। तो मान लिया अगर सेट ए के अंदर 1 2 3 ये 3 एलिमेंट हैं, एंड बी के अंदर मान लिया 1 3 7 9 ये है, एंड मान लिया यूनिवर्सल सेट इज ए सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लिया, अच्छा ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 9 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो सारे एलिमेंट मान लिया पहले 10 नेचुरल नंबर ये हो गया, पहले 10 नेचुरल नंबर, मान लिया ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट तो ये हो गया, इसके अंदर एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया, इनका जो ओवरलैपिंग पोर्शन है वहाँ पे थियोरेटिकली वी विल पुट दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन। तो ए और बी में कॉमन क्या क्या है, 1 3 1 3, तो यहाँ पे तो हमने क्या 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 लिख दिया, 1 and 3। फिर ए के अंदर और एक्स्ट्रा क्या है, 2, तो वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर बी के अंदर और एक्स्ट्रा क्या है, 7 and 9, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और जो ए और बी के अंदर नहीं है वो बचे हुए सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट वाले इस रेक्टेंगल के अंदर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया, 8 9 10, कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट एंड कुछ सेट का रिप्रेजेंटेशन। अब आगे चलते हैं, एंड दैट इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स। उसमें फर्स्ट आ गया
यूनियन, ठीक है, ऑफ टू सेट्स A and B can be written as A union B and is a set containing all elements which are present in A or in B or in both, ठीक है। तो डायग्राम वाइज देखें, मान लीजिए A है और ये B है, तो यूनियन का मतलब क्या होगा कि A और B के दोनों को सर्कल को मिला के जितना भी कवर हो गया वो सारा, तो ये सारा यूनियन के अंदर आ गया। तो दिस इज A यूनियन B। ठीक है, सेकेंड, इंटरसेक्शन implies common elements of sets A and B। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि जो भी सेट A और B के बीच में कॉमन पार्ट है, दैट विल बी कॉल्ड A इंटरसेक्शन B and is denoted as A इंटरसेक्शन B, ऐसे करके। तो वापस अगर ये सेट A है और ये B है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन पोर्शन क्या है, ये ठीक है। तो दिस विल बी A इंटरसेक्शन B। ठीक है, और थर्ड पार्ट क्या मान सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट of set A is all complement of a set A is, चलो, is denoted as, A के कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, A डैश से या फिर A बार से या फिर A के ऊपर C लिख दिया, तीनों का एक ही मतलब है ये, ठीक है। And it is a set containing all elements of universal set which are not present in A। मतलब यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट उठा लिए जो A के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये सेट A है तो इसके बाहर जितना भी बच गया ये हमारा क्या हो गया, A बार, मतलब A नहीं। तो यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, फोर्थ हो गया डिफरेंस। तो डिफरेंस में A माइनस B इज ए सेट विच कंटेन्स all elements of A which are not present in B। ठीक है, मतलब A के वो सारे एलिमेंट ले लिए जो B में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज A माइनस B इज A माइनस B को अगर मैं सेट के फॉर्म में लिखूं तो इट इज X where X belongs to A and
x डज नॉट बिलोंग्स टू b। एक फिर इसमें a माइनस बी वोंट बी इक्वल्स टू b माइनस ए। a माइनस बी तो वो सेट होगा जिसमें हमने a में से b वाला पोर्शन कट कर दिया और जो a के अंदर बच गया वो a माइनस बी है। b माइनस ए क्या होगा, b में से जो a के साथ कॉमन पार्ट है वो हमने कट करके निकाल दिया और जो b के अंदर बचा वो हो गया। तो अगर पिक्टोरियली देखें तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो कॉमन पार्ट को हटा के जो a के अंदर बच गया मतलब ये, दिस इज a माइनस बी। एंड b माइनस ए को देखें तो ये a हो गया, b और इतना जो पोर्शन है ये b में से a को निकाल दिया। ठीक है। और नोट 1, a माइनस बी को बेसिकली कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं, ये बैकवर्ड स्लैश है, दिस इज नॉट फॉरवर्ड स्लैश। मतलब ऐसे लिखना एंड ऐसे लिखना आर नॉट आइडेंटिकल चीज़ें, ये अलग है, ये अलग है। ये तो हम आगे चल के पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में। अभी के लिए तो a और बैकवर्ड स्लैश b, इसका मतलब ये है कि a में से हमने b को निकाल दिया, या इसका मतलब ये है कि a माइनस बी। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं a इंटरसेक्शन b बार, दोनों एक ही बात है ये। ठीक है, b बार लिखो या कॉम्प्लीमेंट ऑफ b लिखो, b डैश लिखो, b c लिखो, दोनों तीनों एक ही बात है। ठीक है, ये हमारा हो गया डिफरेंस। और फिफ्थ हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम a और ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ठीक है, या फिर लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो इट इज ए सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स which are present exactly in one of the sets A और B। मतलब A यूनियन B तो बेसिकली वो होता है जो A में आ जाए, B में आ जाए, दोनों में आ जाए, सबको रख लो। A सिमेट्रिक डिफरेंस B का मतलब क्या है कि केवल वो एलिमेंट लिए जो A और B में से एग्जैक्टली एक जगह आ रहे हैं, जो दोनों जगह नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसको कुछ बुक्स में यू विल फाइंड कि अच्छा, ये 3 बार ऐसे लगाने का मतलब क्या है कि दोनों चीज़ें इक्वलेंट है, एक ही बात है। ठीक है, इक्वेशन में हम बराबर लगा सकते हैं, वैसे सेट में भी बराबर लगा सकते हैं। यू विल फाइंड कि बहुत सारी बुक्स में बराबर ही लिखा हुआ, दिस इज बेसिकली ए सेट, दिस इज बेसिकली ए सेट। तो दीज आर टू थिंग्स विच वी आर इक्वेटिंग, कि सेम चीज़ें। तो 3 का मतलब क्या है, आइडेंटिकल, ये दोनों चीज़ें आइडेंटिकल हैं। 2 बार लगाओगे तो वो भी चलेगा। ठीक है, एंड क्या बताया जाता, हाँ, इसको ऐसे भी यू विल फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस को कुछ बुक्स में दे विल डिनोट। और अगर ये सेट A है, ये सेट B है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है कि A और B के सर्किल में से वो पार्ट उठा लिया जो एग्जैक्टली एक जगह प्रेजेंट है। तो ये दोनों मिलके हो गया A सिमेट्रिक डिफरेंस B। ये हो गया 5th पार्ट। तो अगेन नोट 1, अगर मतलब हम यूनियन को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, तो x बिलोंगिंग टू A यूनियन B इम्प्लाइज, कोई भी एलिमेंट x अगर A यूनियन B में है तो उसका मतलब क्या होगा, x बिलोंगिंग टू A और x बिलोंगिंग टू B।
मैथमेटिक्स में देखो, यहाँ अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा तो उसको फील क्या है कि या तो एक्स ए में या फिर बी में। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो वी विल फील के दोनों में से एक जगह होना चाहिए। बट और का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में? इंक्लूसिव। और इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि ये सही है तो भी चलेगा, ये सही है तो भी चलेगा, एंड दोनों सही है तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया यूनियन का। सॉरी, नोट 2। इंटरसेक्शन का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? x बिलोंगिंग टू x, इफ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, दैट वुड इम्प्लाई x बिलोंग्स टू a, एंड यहाँ एंड आ जाएगा, एंड x बिलोंगिंग टू b। ये हमारा डेफिनेशन हो गया इंटरसेक्शन का। फिर कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या हो गया कि x बिलोंगिंग टू a बार इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया कॉम्प्लीमेंट का। नोट 4, डिफरेंस का a माइनस बी, दैट विल मीन x बिलोंगिंग टू a एंड, मतलब दोनों ही सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड का मतलब क्या है? बोथ द कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड। और का मतलब क्या है कि दोनों में से कम एक सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो x a के अंदर है एंड x b के अंदर नहीं है। ठीक है, एंड नोट 5, x बिलोंगिंग टू a सिमेट्रिक डिफरेंस। b का मतलब क्या है? x बिलोंगिंग टू a एंड x बिलोंगिंग टू b, एंड मतलब x a के अंदर भी है, x b के अंदर भी है, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। दोनों के अंदर नहीं होना चाहिए। देन ओनली हम क्या बोलेंगे कि वो a सिमेट्रिक डिफरेंस b से बिलोंग करता है। तो ये हो गया बेसिकली मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन, मान लिया a इज 1 2 का 4, b इज 1 2 7 1 2 5 7, चलो, एंड सैम्पल स्पेस इज x बिलोंग्स टू n। सैम्पल स्पेस मतलब यूनिवर्सल स्पेस, यूनिवर्सल सेट, एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 7। मान लिया ये है। तो फर्स्ट a बार, तो तुम इसको ऐसे देख सकते हो। पहली बार तो a ये हो गया, b ये हो गया, तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 4, तो 1 2 कॉमन है, तो 1 एंड 2 यहाँ पे आ गया। a में 4 एक्स्ट्रा है और b में 5 7 एक्स्ट्रा है। और यूनिवर्सल सेट जो है s, दैट इज दिस इज, लिख ही देते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो दैट इज द सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट हैं पहले 7 नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया। तो a बार मतलब a नहीं, तो a का सर्कल हटा दो, क्या क्या बच गया? 3 5 6 7, 3 5 6 7 ये हो गया। दूसरा a यूनियन b, उसका मतलब क्या है कि a और b के सर्कल, मतलब अगर हम ये ना बनाएं तो भी डायरेक्टली कर सकते हैं ऑफकोर्स। a यूनियन b का मतलब है कि इन दोनों में जो भी एलिमेंट आ गया वो सब लिख दो और रिपीटेड एलिमेंट लिखो मत। तो जैसे 1 2 4, तो वो तो आंसर में आ ही जाएगा 1 2 4। फिर इसकी वजह से 5 7 आया तो 5 7, या डायग्राम से देखें तो 1 2 4 5 7, तो वो सारे लिख दो यूनियन में। और थर्ड पार्ट इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? दोनों में कॉमन पार्ट। तो कॉमन क्या क्या है दोनों में? 1 एंड 2, वो हो गया इंटरसेक्शन बी। फोर्थ a इंटरसेक्शन b बार, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। b का मतलब क्या है? ये सर्किल। b बार का मतलब क्या है? इस सर्किल को हटा के, तो 3 6 और 4 को ज्वाइन करने वाला एक सर्किल अगर हम बना लें तो वो बेसिकली b बार हो जाएगा। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b बार मतलब a का सर्किल
और बी हटाने के बाद जो बच गया 4 5 6, उसमें क्या चीज़ कॉमन है? तो 4 कॉमन है। ये ठीक है, इसको ऐसे लिखो, ए माइनस बी लिखो, या ए ऐसे लिखो। इन सब का मतलब क्या है? ए में से बी को निकाल दिया तो कौन बचेगा? केवल 4। चलो 4, ये हो गया फोर्थ पार्ट। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा फिफ्थ पार्ट। अगर मैं बोलूँ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? ए और बी के अंदर जितने भी हैं कॉमन को छोड़ के सब लिख दिया। तो कॉमन तो 1 2 को छोड़ दिया, 4 5 7, तो 4 5 7 ये आ गया। ठीक है, फिर अगर सिक्स्थ पार्ट मैंने लिख लिया ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ए बार का मतलब क्या है? ए के बाहर होना चाहिए। बी बार का मतलब क्या है? बी के बाहर होना चाहिए। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब ए के बाहर भी होना चाहिए एंड बी के बाहर भी होना चाहिए। तो वो तो ये बच गया 3 and 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3, 6, ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, सेवेंथ पार्ट ए, अगर मैंने बोला यूनियन बी बार, तो हम देखो ऐसे भी कर सकते हैं। ए तो ये हो गया 1 2 4, और बी बार कितना हो जाएगा? पहले 7 नेचुरल नंबर में से 1 2 5 7 हटा दिया, तो 1 2 है तो 3 नहीं है, फिर 4 नहीं है, 6 नहीं है, ये हो गया बी बार। तो ए यूनियन बी बार का मतलब क्या होगा? इन दोनों के सारे एलिमेंट लिख दिए, तो 1 2 3 4 6, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 6। ये ठीक है। अब ये मेरे को समझना चाहिए यूनियन क्या है एंड इंटरसेक्शन क्या है। यहाँ तो लिखा है ए इंटरसेक्शन बी बार, तो हमने क्या किया? ए लिखा है पहले, तो हम ए के सर्किल के अंदर गए, आंसर कभी भी उससे बाहर नहीं जाएगा। इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या है? कि उस सर्किल के हमने वो सारे एलिमेंट लिख दिए जो बी के अंदर नहीं है। तो ए के सर्किल के अंदर जो बी के अंदर नहीं है 4, तो इसलिए 4। यूनियन में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए यूनियन का मतलब क्या है? बी, अगर एक्स यूनियन वाई लिखा है तो वाई की वजह से कुछ एक्स्ट्रा तो आ ही सकता है, और एक्स जो है वो तो पूरे का पूरा आएगा ही आएगा। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं ए यूनियन बी बार लिखा है, तो यूनियन देख के हमने क्या किया? ए के जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 4 वो लिख लिए पहले, तो हमने लिख लिया 1 2 4। ठीक है, फिर यूनियन बी बार, फिर हमने ये देखा कि बी बार की वजह से जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आए जो 1 2 4 में कवर नहीं हो पाए, उनको और लिख दिया साथ में। तो बी का मतलब तो हो गया ये सर्किल, बी बार का मतलब हो गया 4 3 4 6। ठीक है, तो पहले तो हमने ए की वजह से लिख दिया 1 2 4, फिर 4 3 6 में 4 तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ था तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। तो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आया 3 and 6 वो एक्स्ट्रा हमने लिख दिया, तो वहाँ से याद बस। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम इंटरवल्स की फॉर्म में लिखें, ए मान लिया एक सेट है -5 से 7, बी मान लिया एक दूसरा सेट है 2 से लेके 10 क्लोज तक। ठीक है, मान लिया इसको ऐसे लिखा, तो इसके लिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? अब इसको यहाँ पे देख लो, ये नंबर लाइन है, ए हो गया -1 से लेके 7, -1 पे फिल्ड, 7 पे ओपन, और बी कहाँ से हो गया? 2 से लेके 10 तक, ये तो हो गया ए, 2 पे ओपन एंड 10 पे फिल्ड, ये हो गया। तो अगर मैंने ए यूनियन बी लिया तो ए मतलब यहाँ से चालू हुआ, और यूनियन का मतलब क्या है? किसी भी एक जगह आए तो रख लिया। तो -1 से पहले तो कोई भी नहीं है, ना तो ए है ना बी है, तो वो तो छोड़ दिया। -1 से चालू हुआ ए, 7 तक, 7 तक तो सब कुछ ए की वजह से ही आ गया, -1 से 7 तक। फिर 7 है क्या? तो हाँ, बी की वजह से 7 आ जाएगा। फिर 7 से 10 तक जाएंगे, वो सब बी की वजह से आएगा। तो टोटल कितना कवर हो रहा है ए और बी मिला के इस डायग्राम के हिसाब से? दैट इज़ -1 क्लोज्ड से 10 क्लोज्ड, ये हो गया। अगर हम बोलें कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो उसका मतलब क्या है? दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? तो दोनों में कॉमन पार्ट तो ये
2 से लेके 7 तक। 2 भी कॉमन नहीं है क्योंकि वो बी पे ओपन है, बी में है ही नहीं, तो वो कॉमन पार्ट कैसे आ जाएगा। तो इसलिए 2 पे भी ओपन आएगा, 7 पे भी ओपन आएगा। या क्या, अगर मेरे से पूछा जाए कि a माइनस बी क्या होगा, तो a का वो पार्ट जो b में नहीं है। तो a तो पूरा ये है, उसमें इतना कॉमन पार्ट निकाल दिया तो इतना पार्ट बचा, तो -1 से 2। अब ये ध्यान रख लिया कि कहाँ क्लोज आएगा कहाँ ओपन आएगा। तो -1 से 2 में -1 पे तो दिख ही रहा है क्लोज आएगा, 2 पे भी क्लोज आएगा क्योंकि b हमें सब्ट्रैक्ट करना है, b हटाना है। तो 2 तो b में है ही नहीं, तो अगर 2 b में नहीं है तो यहाँ 2 रह गया तो फिर आ गया, -1 से 2 क्लोज्ड। ऐसे अगर मैं लिखूँ b माइनस ए, तो b का मतलब हो गया ये, और इसमें से हमने a का जो कॉमन पार्ट है वो हटा दिया, तो इतना कॉमन है निकाल दिया। 7 से 10, ठीक है, 7 आएगा हाँ, 10 आएगा हाँ, तो 7 से लेके 10 तक ये आंसर आ जाएगा इस एग्जाम्पल का।